वहीं दूसरी ओर बात अगर चुनावों को लेकर करें तो चुनावी माहौल भी इस वक्त गर्म है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है तमाम पार्टियों में वो भी जारी है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अविनाश सिंह जी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही कि जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, आप पहला मुद्दा जमीनी स्तर पर क्या देखते हैं, मतदाताओं के मन में क्या दिखता है? देखिए, तीन जगह चुनाव है और तीनों जगह के जिस फेज का जो इलेक्शन हो रहा है ये वहां पे बटी हुई राजनीति की पराकाष्ठा है। वहां पे जहाँ पे आजम खान लड़ रहे हैं, जहाँ पे उनके बेटा लड़ रहे हैं, रामपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, ये सब बहुत बटी हुई राजनीति का एक पैमाना है। यहाँ पहले भी सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 11 में से 7 सीटें उन्होंने जीती थी जब 2019 का चुनाव हुआ था। इस वाले फेज में कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर की लड़ाई है। योगी जी ने बहुत क्लियर टर्म्स में और मोदी जी ने बहुत क्लियर टर्म्स में बोला है कि ये अब यूपी की जनता चुनेगी, या तो उनको दंगाइयों और दंगाइयों वाली पार्टी को सरकार में सीटें दे के लानी है, या भाजपा जो सब जन सुखाए सब जन हिताय की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, पुल की बात करता है, अस्पताल की बात करता है, ऑक्सीजन की बात करता है, वैक्सीनेशन की बात करता है। तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, भाजपा के लिए भी और सपा के लिए भी। बिल्कुल। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में बराबर ये जो रहा है कि एक बार 5 साल के लिए कांग्रेस आती है और 5 साल के लिए भाजपा आती है, वो क्रम इस बार टूटेगा, क्योंकि धानी जी ने पिछले 5 महीने में उत्तराखंड वासियों को ये बताया है कि वो एक साफ नीयत के बहुत यंग लीडर है और 5 महीने में उन्होंने जो काम किया है, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम किया है, और जिस तरह से सीनियर्स को, जो भाजपा के जो सीनियर्स है उनको वो साथ लेके चले हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व और काफी ऊंचा हुआ है, काफी बड़ा है। तो उत्तराखंड के लोग, हालांकि कांटे का टक्कर है, पर उत्तराखंड के लोग कहीं ना कहीं मोदी जी पे बहुत विश्वास करते हैं। मोदी जी का वो दूसरा घर है। उन्होंने जो धाम जो बना है, हमारा जो चारों धाम का जो उत्थान हो रहा है मोदी जी के कर कर्मों से, उसको उन्होंने देखा है, फील किया है। तो मुझे विश्वास इस बात का है कि भाजपा उत्तराखंड में ज्यादा अच्छी स्थिति में है इस डेट को बनिस्बत की इस फेज में यूपी के। और जहां तक गोवा का बात है, गोवा बहुत ही मुश्किल राज्य है किसी भी विश्लेषक के लिए, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। तो मेरे समझ से 50 या 100 वोट पे इलेक्शन वहां डिसाइड होगा। ठीक है अविनाश जी, उत्तराखंड और गोवा का भी रुख करूंगा, आपसे इस विषय पर भी चर्चा करूंगा, यानी कि इन राज्यों पर भी चर्चा करूंगा। अगर बात पहले उत्तर प्रदेश को लेकर करें, अगर आज की बात करें, आज मतदान है दूसरे चरण का, 9 जुलाई में मतदान हो रहा है सुचारू रूप से। आज सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू आया, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, जिस तरीके से अभी हम दिखा रहे थे, कानपुर देहात से जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, लगातार विपक्ष पर हमलावर दिखे और विपक्ष की जो कुनीतियां हैं उनके बारे में लगातार कह रहे थे, और लगातार विपक्ष ने जिस तरीके से कार्य किया है सरकार में, उसको लेकर उसका लेखा जोखा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दिया। तो ऐसे में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी हावी होगी, मतदाताओं पर इसका असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा? मतदाताओं पे तो असर पड़ रहा है जी। और जब जब योगी जी बोल रहे हैं, जब जब मोदी जी बोल रहे हैं, और भारत सरकार की कई वरिष्ठ मंत्री जी आज के डेट में यूपी में प्रभारी के तौर पे काम कर रहे हैं, सब एक ही बात बोलना चाह रहे हैं यूपी वासियों को, ये आपके हाथ में है कि ये सरकार दंगाइयों की सरकार बनेगी या भाजपा की सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास वाली सरकार जी। ये आपके ऊपर ये देखना कि जो लोग ने वैक्सीन को मोदी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन बोल करके लोगों को वैक्सीन नहीं लगने दिया, जिसकी वजह से हजारों हजार मौतें हुई यूपी में, जिसका इल्जाम ये गलत ये भाजपा पे लगाते हैं। इस सारे मौत का इल्जाम कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और टीपू, जिनका नाम अखिलेश यादव है, उनको लेना चाहिए। ये सारी की सारी मौतें जो भी गंगा के आजू बाजू हुआ या घर घर में हुआ, इसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और कांग्रेस को अपने मुंह पे लेना चाहिए, अपने दिमाग पे लेना चाहिए। तो यूपी की जनता भली भांति जानती है कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले लोग, यूपी की जनता भली भांति जानती है कि आजम खान जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूपी की जनता भली भांति जानती है कि सपा ने दंगाइयों को टिकट दिया है जो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह का जो भावना जो है यूपी में,
ये कहीं ना कहीं बीजेपी को 300 सीट तक पहुंचाने में कारगर रहेगी, कामयाब। ठीक है अविनाश जी, बात उत्तर प्रदेश की हो गई। उत्तराखंड पे आता हूं मैं। अगर बात उत्तराखंड को लेकर करें अविनाश जी, तो उत्तराखंड में जिस तरीके से तीसरा विकल्प इस वक्त आम आदमी पार्टी को भी देखा जा रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव उत्तराखंड में लड़ रही है, अगर बात परिस्थितियों को लेकर करें 2022 से 2021 से पहले 2020 तक केवल कांग्रेस और बीजेपी को ही उत्तराखंड में विकल्प के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होती हुई दिख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं भी अगर उतरती है तो उनके पास एक बहुत ही क्लियर मॉडल है कि लोगों से पैसे लो और उसको फ्रीबी में बांटो। तो दिल्ली में जैसा वो कर रहे हैं, वो छोटा सा कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, उनके पास कोई बड़ा स्टेट चलाने का और खास करके पहाड़ को जैसे स्टेट को चलाने का, जो बॉर्डर स्टेट भी कहीं ना कहीं है, उसको चलाने का उनके पास कोई इल्म नहीं है। और उत्तराखंड एक ऐसी धरती है जो कि मोदी जी का दूसरा घर है, वो देवभूमि है, जहाँ मोदी जी खुद जाते हैं। आप ये देखिए, जब ओवैसी जी बोल रहे थे यूपी में, तो उन्होंने कहा कि मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। कौन से पहाड़ का वो जिक्र कर रहे थे? इन्हीं 4 धाम का जिक्र कर रहे थे। तो उत्तराखंड वासी जानते हैं कि ये उत्तराखंड का भला अगर होगा तो मोदी जी के कर कलमों से होगा। हाँ, ये बात अलबत्ता बिल्कुल आपकी सही है कि आप जो वहां आई है वो एंटी बीजेपी वोट जो भी है, जो एंटी सेंटिमेंट जो बीजेपी का है, उसको वो कम करेगी, उसको वो काटेगी। तो इससे नुकसान कांग्रेस का है और बीजेपी का भला ही होगा। कोई नुकसान आपके आने से नहीं होगा, क्योंकि आपको भाजपा का वोट तो नहीं। जी अविनाश जी, आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जिक्र किया, प्रधानमंत्री के जिक्र से मुझे एक बात याद आ गई, इसका जिक्र करता हूं आपसे और उस पर भी एक आपकी राय लेना चाहूंगा कि 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हुआ, हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कॉन्वे के साथ पैदल चलने लगे। उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार किया, जनता के बीच गए, लेकिन चर्चा का विषय उनका जाना नहीं हुआ। चर्चा का विषय यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टोपी पहनी थी उत्तराखंडी, वो चर्चा का विषय काफी ज्यादा बनी। इसके बाद हमने देखा कि तमाम नेताओं के सर पर वो टोपी दिखी। उस टोपी का कितना असर आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने जब भी टोपी पहना है और जब टोपी नहीं पहना है, दोनों का असर आज तक इस देश को याद है कि मोदी जी ने कोई एक जालीदार टोपी दी गई थी, तो उन्होंने नहीं पहना, जिसका अपोजिशन ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। पर उसकी एवज में उन्होंने शॉल लिया उनसे और शॉल उड़ाया और शॉल पहना भी, जिसको ये नजरअंदाज करते हैं। देखिए, मोदी जी के कैरेक्टर में जब वो किसी देश, किसी धरती को अपना मान लेते हैं तो वो वहीं के हो जाते हैं। और उत्तराखंड तो सैनिकों की धरती रही है। आप देखिए, आज के डेट में मोदी जी के जितने भी क्लोज एडवाइजर, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, डोभाल साहब हो, वो सब उसी देश से आते हैं। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मोदी जी भारत के अंदर अपना एक छोटा भारत देखते हैं, जो उत्तराखंड है, जो देवभूमि है, और मोदी जी वहां के लिए बहुत बड़े देव, खुद एक देव रूप, देव समान व्यक्ति। बिल्कुल, तो एक अलग कह सकते हैं कि लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर भी देखने को मिलता है उत्तराखंड से। बिल्कुल अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय जो है सुदर्शन न्यूज को दिया। और इसी के साथ जिस तरीके से मतदान लगातार जारी है, लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है और जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है। हम भी एक अपील करेंगे अपने दर्शकों से कि अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है, अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है, तो आप जाएं, अपने मत का प्रयोग करें। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।